होता है। जहांगीर भाई के चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब भी करें और उसको देखें, और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज अभी बल्कि इनकी और भी आएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। आई एम श्योर कि और भी क्रिकेटर्स आएंगे और अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें करेंगे। तो आज इनकी लाइफ स्टोरी इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई एंड वेलकम टू द शो। और जहांगीर, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने का, थैंक यू। अच्छा यासिर भाई, सीधे आ जाते हैं। आपने इतना नाम बनाया है पाकिस्तान के लिए भी और अराउंड द वर्ल्ड, जिस तरह आपने लीग क्रिकेट खेली है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में, और काउंटी क्रिकेट हो, बिग बैश हो, तो आपका ये सफर जो है वो आखिर शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? देखिए, काफ़ी लंबा सफ़र है। थोड़े से टाइम में उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं और आपको मैं वो बताऊं कि मेरी जो स्ट्रगल थी, जो मेरी जो स्टार्टिंग थी, जर्नी थी, एक छोटे से बच्चे से एक पाकिस्तान प्लेयर जो वनडे खेला, जो T20 और टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेला, तो वो जर्नी कैसी रही, क्या मुश्किलात बीच में आई, और जो हडल सी, जो हमारा सिस्टम है, जो प्रॉब्लम मुझे आई, और जो अच्छी चीज़ें मैंने देखी और जो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की, तो वो मैं बताऊंगा ताकि आपके व्यूअर्स और आपके जो देखने वाले उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिले, पॉजिटिव चीज़ें मिले। तो मैं देखें, हम तीन भाई, पिंडी से मेरा ताल्लुक है और हम तीन भाई हैं। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे दो जो भाई हैं वो छोटी एज से ही 7th क्लास से ही वो कैडेट कॉलेजेस में चले गए। एक भाई मेरा मिलिट्री कॉलेज जेलम में चला गया आर्मी के लिए, और दूसरा भाई मेरा कैडेट कॉलेज सरगोदा में चला गया, वो एयरफोर्स के लिए। तो मेरे वालिद साहब खुद आर्म फोर्सेस में, हमारी पूरी फैमिली जो है, आपको पता है कि पिंडी के लोग जो होते हैं ज़्यादा उनका रुझान यही होता है कि वो फोर्सेस में जाते हैं, ख्वाह वो एयरफोर्स हो, आर्मी या नेवी हो। तो मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे, तो वो खुद वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। उनको क्लब क्रिकेट उन्होंने खेली, उनको खुद क्रिकेट को, जब वो मरी, हमारा गांव हमारा मरी था, तो वहां से मतलब उस पसमानदा इलाके में, गांव में रह के भी उन्होंने क्रिकेट को फॉलो किया। अखबारों से वो जो आर्टिकल्स आते थे, कटिंग्स जो आती, तस्वीरें जो प्लेस की आती थी, उस टाइम रेडियो ट्रांजिस्टर होता था, उस पे वो क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे। तो इवन वो ट्रेनिंग अपनी उस हिसाब से किया करते थे, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो ट्रेनिंग किया करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना, रनिंग करना और जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो करते। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा तीनों में से कोई ऐसा जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सके। तो दो भाई तो मेरे ऑलरेडी एजुकेशन के सिलसिले में कैडेट कॉलेजेस में चले गए, तो उन्होंने मेरे पे कहा कि आखिरी मेरा एक बेटा रह गया, तो मैं इसी पे थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, जो अपना मेरी ख्वाहिश है, मेरा जो जुनून है, मैं इस पे ही अपनी वो जो है ना एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मेरे पे एक किस्म का एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो बहुत अच्छा साबित हुआ किसी जी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है। जी जी, कैरी ऑन यासिर भाई। तो उसमें यह है कि हाँ, उसमें यह है कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक चीज बताऊंगा कि वो आप सोच नहीं सकते कि पेरेंट्स किसी बच्चे के लिए इतनी छोटी एज से इतनी प्लानिंग किसी के लिए करे और ख्वाब देखे कि उसका बच्चा जो है बड़े लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो मैं जब फोर्थ क्लास में था, मतलब 8-9 साल का था, तो मेरे वाले साहब ने मुझे सिर्फ फिटनेस के लिए कराटे क्लब ज्वाइन करवा दिया। तो मैं कराटे के लिए जाया करता था। तो वहाँ पे आप देखेंगे वो एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कोई हैंड इंजरी हो जाए, कोई हार्ट पे आपको कोई किसी की किक या पंच लग जाए, तो आपको खुदा ना खास्ता कोई मतलब हादसा भी हो सकता है, तो आप उसके लिए तैयार होते हैं ना, तो आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है। तो किसी भी बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए कितना ही मुश्किल होगा कि अपने छोटे से बच्चे को कराटे क्लब में ज्वाइन करवा दे। तो मुझे उन्होंने भेजा सिर्फ इसलिए कि मेरी फिटनेस अच्छी हो जाए, मेरी जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, स्ट्रॉन्ग। तो ये होता था कि वहाँ पे मेरे वालिद साहब जब मैं ट्रेनिंग पे जाता था तो वो भी साथ जाते थे। तो वहाँ पे मेरी बड़ी एज के लड़कों से मेरी फाइट होती थी। तो कभी मुझे पंच लग रहे हैं, कभी मुझे स्टिक्स, डंडे लग रहे हैं, तो वो चीजें मैं वालिद के लिए बर्दाश्त करना कितनी बड़ी बात होती थी। तो वो बर्दाश्त करते थे। तो वो बल्कि कहते थे कोई नहीं, मतलब तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारी बेहतरी है इसमें ना, तुम्हें इसका फायदा होगा। तो मैं ठीक है, वो करते मेरे साथ। फिर मुझे उन्होंने योगा, छोटी एज से योगा कराने शुरू कर दी। वो सुबह सुबह उनको वॉक का शौक होता था, वो ग्राउंड जाते थे, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग वो मुझे लेके जाया करते थे। तो वो मुझे ग्राउंड में रनिंग करवाते थे, बॉलिंग का एक्शन मेरा वो अच्छा करते थे। तो कहते थे तुम अपनी डमी एक्शन बॉलिंग का करो। तो वो मेरे लिए ट्रेनिंग थी एक, मतलब उसके बाद फिर उन्होंने एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि आप अंदाजा लगाएं कि उन दिनों में जो फर्स्ट क्लास की जो टीम्स होती थी, जिस तरह बैंक्स होते थे, तो उनकी जो सैलरी होती थी लाइक
किसी की 2000 है, किसी की 2500। अगर आपने इंटरव्यूज देखे हो शोएब अख्तर के, जितने भी क्रिकेटर्स के, तो वो बताते हैं कि उनकी जो पहली सैलरी थी वो 1500 थी या 2000 थी जब वो PIA या IDBP के लिए खेले। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी उन दिनों में, जब मैं छोटा था, तो मेरी 5000, उन्होंने कहा था कि यू आर प्लेइंग फॉर मी, तो तुम्हारी मैं सैलरी जो है 5000 मैं तुम्हारा अकाउंट बना रहा हूँ, मैं उसमें तुम्हारे लिए एवरी मंथ 5000 तुम्हारी जो सैलरी दूंगा, तुमने मेरे लिए खेलना है, तुमने जो मेहनत करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तुमने मेरे लिए करनी है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बल्कि स्कूल में जब जाता था तो मेरे टीचर्स में इतना मतलब लाइक तो मैं था नहीं, मैं गुजारा टाइम में पढ़ाई करता था। तो टीचर मेरे वो शिकायत करते थे, पेरेंट्स इवनिंग होती थी उनको बुलाते थे, तो वो उनको कहते थे कि आपका बेटा तवज्जो नहीं देता वो पढ़ाई पे, तो ये नालायक फेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है कि अगर ये फेल होता है या ये कुछ नंबर लेता नहीं है, मुझे सिर्फ इससे है कि ये ट्रेनिंग कितनी करता है, राउंड कितने लगाता है, गर्मी सर्दी में ये ट्रेनिंग मिस करेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, स्कूल में अगर फेल होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी चीजें मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ की कि जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई भी पेरेंट किसी बच्चे के लिए इतनी छोटी एज से प्लानिंग शुरू करे। तो फिर मुझे क्लब ज्वाइन करवा दिया, फिर मैंने 9-10 साल की उम्र में मैंने क्लब जाना शुरू किया, और मेरी जो रूटीन होती थी वो ये होती थी कि मैं स्कूल से आता था 1:30-2 बजे, और फिर मैं सीधा लंच करके खाना खा के मैं ग्राउंड चला जाता था। तो उसमें यह है कि फिर शाम 7:30 बजे मगरिब तक हम लोग बॉलिंग में शुरू करता था, 2-2:30 बजे बॉलिंग शुरू करके 5-5 घंटे। जो आपने रिवर्स स्विंग की, अगर आपने जो बात की थी एक इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, तो उसमें उसके रीजन ये था कि जो आर्ट ये जो सीखता है बंदा, इसी तरह की आप लंबी बॉलिंग करते हैं, आप छोटी एज से बॉल करते हैं, पुराने बॉल क्लब में होते थे, तो उधर से बॉलिंग कर करके आपको वो चीज आप सीख लेते हैं। तो वो फिर ये रूटीन होती थी मेरी कोई 4-5 साल। फिर एक आपको अगर याद हो, अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था बैक इन 1996, जिसमें हमारे काफी प्लेयर, जिसमें शोएब मलिक, कामरान अकमल, तौफीक हसन, बाजिद खान, फैसल इकबाल, ये सब लोग, हम लोग, इमरान कादिर, वो खेले थे। तो वहां से बड़ी अच्छी मुझे एक मेरी लकी रहा थोड़ा कि वहां से मुझे मेरा जो है ना पाकिस्तान का जो कैरियर वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर मैं वो सिस्टम में आ गया। उसके बाद फिर मुझे काफी मौके मिले अंडर 19 लेवल पे, फिर डिपार्टमेंट, और फिर उस तरह के बाद मैं पाकिस्तान खेला। बिल्कुल जी, बड़ी अमेजिंग आपका जो स्टार्ट रहा है, और बड़े कम ऐसे चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान में जिनके पेरेंट्स इस तरह से सपोर्ट करते हैं, और स्ट्रगल आपकी बिल्कुल है क्योंकि बचपन से आपकी वो मेहनत जो है वो शुरू हो गई। तो ये एक अमेजिंग आपकी स्टोरी थी। तो मैं ये जानना यहाँ पे ये चाहूंगा कि जब आप पहली बार पाकिस्तान की टीम में पिक हुए सन 2000 में, जब सईद अनवर जैसे, वसीम अकरम, आमिर सुहेल, अब्दुल रज़ाक और इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसे रहा अपने हीरोज के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का? जी बिल्कुल, 2000 में जब मेरा डेब्यू हुआ, और उस टाइम में उससे कोई 2-3 महीने पहले ही मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हम लोग खेल के आए थे। तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और ये पाकिस्तान की जो टीम थी, ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। एक सीरीज होती थी, आपको पता, ट्राई नेशन होती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान ने खेला था। तो उसमें पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो जिसकी वजह से कोई 5 के 6 प्लेयर जो थे वो उसके बाद ड्रॉप हो गए थे। तो उसमें कई लड़कों का डेब्यू, जिसमें मेरा डेब्यू, यूनुस भाई का डेब्यू, हम दोनों का डेब्यू इकट्ठे हुआ। इमरान अब्बास एक लड़के थे, वो 2 वनडे खेले, और फिर फैसल इकबाल अगले, वो भी, उनका भी डेब्यू। तो कई लड़कों का उस सीरीज में डेब्यू। और फिर मैं लकी, मतलब देखिए, मैं जिन लोगों को टीवी पे देखा करता था, उनमें जिस तरह मैंने वसीम अकरम के साथ बॉलिंग की, जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि उनके साथ एक एंड से वो बॉलिंग कर रहे हैं, फिर दूसरे से मैं, फिर शाहिद नजीर, सकलैन मुश्ताक उस टीम में थे, मोइन खान थे, यूसुफ थे, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सोहेल थे। तो इस तरह के नाम, अब्दुल रज़ाक थे। तो इनके साथ खेलना तो बड़ा ही उस टाइम ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि जो आपके सुपरस्टार, आपके लेजेंड्स, जिनको आप टीवी पे देखते हैं, तो उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ आप खेलते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि वकार और वसीम 2 ऐसे नाम हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के में कि जिनके साथ हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है या होती थी कि वो उनके साथ खेले। तो मैंने वकार भाई के साथ भी खेला, वसीम अकरम के साथ भी खेला, और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। और ऑल्दो मैं ज्यादा नहीं खेला, क्योंकि उसके बाद वो 2003 में उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट होगी। तो अच्छा डेब्यू था, मगर उसके जो एंडिंग थी वो जरा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस मैच के फौरन बाद मुझे अगले दिन पाकिस्तान टीम लाहौर चली गई, और मुझे उन्होंने पिंडी का टिकट पकड़ा दी, और मैं रावलपिंडी, और पूरी टीम में से अगर कोई ड्रॉप हुआ था वो मैं हुआ था, और मैं पिंडी आ गया, पूरी टीम लाहौर चली।
राइट। अच्छा, उसके तरफ भी आते हैं कि पीसीबी का रवैया जो है वो शुरू से ही आपके साथ इतना बेहतर नहीं रहा है, लेकिन आपकी जो स्किल्स है, स्पेशली डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग आपने सीखी है और जिस तरह से आपने अपना नाम बनाया है, दुनिया के अगर T20 फॉर्मेट में टॉप के जो डेथ ओवर्स के बॉलर्स में अगर किसी का शुमार किया जाए तो आप भी उन्हीं में आते हैं। उमर गुल हो, लासिथ मलिंगा, डोएन ब्रावो, और उसके बाद आप ऐसे 4-5 बॉलर हैं जो सबसे पहले मैं एज ए फैन अगर सोचूं ना तो पहले आपका नाम जहन में आता है। तो वो स्किल्स किस तरह से डेवलप की, क्योंकि रिवर्स स्विंग के तो आप मास्टर शुरू से ही थे, लेकिन फिर स्लो डिलीवरी जिस तरह से मास्टर की, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये होता है कि माइंडसेट आपको वो चाहिए होता है कि किस मौके के ऊपर स्लो डिलीवरी करनी है, योकर कब करना है, बाउंसर कब करना है। तो ये सारी स्किल्स जो है ये किस तरह से आपने डेवलप की? देखिए, ये स्किल्स की बात अगर करें तो, और ये कॉन्फिडेंस की बात करें, ये तो सारी चीज़ें आपको आती हैं। एक तो सबसे पहले मैंने पहले भी बात की थी कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सेल्फ टॉट होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब टीम में जाता था, आकिब जावेद या इवन ये जस्टिन लैंगर भी अभी मैं बिग बैश में गया तो इनका आकिब जावेद की मैं पहले बात करूं कि जब वो मेरे एक्शन को देखते थे, जब वो मेरी बॉलिंग देखते थे, तो वो कहते थे कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आपका माशाल्लाह एक्शन इतना अच्छा स्मूथ एक्शन है, इंजरी प्रोन आप बहुत, मतलब कम आपको इंजरीज होंगी जितना आपका स्मूथ एक्शन है। और मैं थोड़ा और पीछे आपको ले जाऊं, जो मैंने आपको बात बताई ना कि जो मेरे वाले साहब मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेके जाया करते थे, तो वो वहां पे मुझे कहते थे कि अपना एक्शन बेहतर करो, डमी एक्शन करो। तो वो रीजन ही वही थी कि जो मेरी जो बेस थी वो इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब अपना बॉलिंग का मार्क लेते हैं लड़के, तो वो वो मेजरमेंट को फीता जिसको कहते हैं वो लेके कर रहे होते हैं, कोई क्या जंपे मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस, अल्लाह का करम है, मेरी इतनी अच्छी जो बेस इतनी अच्छी बन गई थी, जो मैंने ट्रेनिंग की हुई थी, कि मैं जाके मार्कर रखता था और वहां से मैं भागना शुरू करता था, और मेरा जो पहला पैर होता था वो लाइन पे बिल्कुल हाफ एंड हाफ पड़ता था। तो मैं बहुत ही कम मेरी नो बॉल होती, तो मुझे इतना आइडिया था। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल की वो जो मैंने पहले भी बात की कि लड़कों को इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट या कैप मिल जाती है, पाकिस्तान का जो कलर मिल जाता है बगैर कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए या डोमेस्टिक का कोई एक्सपीरियंस हुए, तो ये प्रॉब्लम है हमारी। प्रॉब्लम फिर हमें नजर आ जाती है, मूसा को देख लें और नसीम का जो हमने एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। तो अगर मेरी बात जो आप कर रहे थे कि जी आपने रिवर्स स्विंग किया, और ये अगर आप मेरे स्टैट्स देखें, मैं देखिए मेरी टोटल अगर विकेट्स अगर आप फर्स्ट क्लास की T20 वनडे और टेस्ट फर्स्ट क्लास की और वनडे की निकालें तो ये तकरीबन 1500 विकेटें बनती हैं। 1500 बनती हैं, 1500 विकेटें बनती हैं। तो ये ओवरनाइट नहीं होता, ये मेरी कोई 20 15 17 18 साल की फर्स्ट क्लास का जो मेरा जो है ना, ये मेरी जो मैंने इतना ऐसा खेला है, ये उसका है कि आपने उसके पीछे जो मेरी बेस, जिसे मैंने पहले बात की, जो मैंने डोमेस्टिक में जितना रगड़ा, क्लब क्रिकेट जो मैं 5-5 घंटे क्लब में जाके बॉलिंग करता था, और जो ट्रेनिंग मैंने की, मेरे पे फिजिकल ट्रेनिंग जो कराटे, जिम्नास्टिक, ये जो चीजें मैंने योगा की, तो ये उसी वजह से आई। और फिर आप जब ये सब चीज प्रोसेस से आप गुजरते हैं, तो आप फिर जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो आपको आइडिया होता है। अब जब लीग्स में मुझे पिक किया जाता है तो वो देखिए, पाकिस्तान में तो आप सिफारिश पे आप कहीं ना कहीं एडजस्ट आप हो जाते हैं, आपको कह करवा के आप कहीं ना कहीं आप फिट इन हो जाते हैं। मगर जब आप दूसरी मुल्कों में आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की बात करें, मैंने 13 साल यहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेली। आप अंदाजा करें कि यहाँ पे आप 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलता है तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, वो आपको फारिग कर देते हैं। तो 13 साल क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेलना, ये बहुत ही बड़ी चीज है किसी भी प्लेयर के लिए। पाकिस्तान में आपने बात की कि मुझे इग्नोर किया गया, बिल्कुल आप मेरे जो स्टार्ट आप देख लें, वो तो क्या कहते हैं, ये कहीं होता ही नहीं है कि आप किसी प्लेयर को एक मैच के बाद, वो भी मैंने 5 ओवर कराए, मुझे 10 ओवर का भी मौका नहीं मिला पूरे स्पेल करने का, कि आप आपने विकेटें मिलती है रिवर्स में। मुझे मैंने जयसूर्या को आउट किया, मैंने अपनी कैरियर की 8वीं बॉल पे जयसूर्या को आउट करके मुझे सेकंड स्पेल नहीं दिया गया। तो ये जो अब बात करते हैं कि जी लड़कों को 10-10 मैच देने चाहिए, अब लड़कों को जल्दी ड्रॉप किया जाता है, और जो कह रहे हैं बातें, और वही उस टाइम पे करने वाले थे जिन्होंने लोगों के साथ, प्लेयरों के साथ ज्यादतियां की हैं, अब वो कोचिंग में आके वो लोगों के लिए अपना केस पुट अप करते हैं कि जी लड़कों को ज्यादा चांस देना चाहिए। तो मुझे ये देख के बड़ी हंसी आती है कि अपने प्लेइंग दौर में ये प्लेयर्स के साथ एज अ कैप्टन या कोई चीफ सिलेक्टर बना, या किसी भी मौके पे कोई बंदा, किसी को कोई पावर मिली तो उन्होंने कैसा प्लेयर्स के साथ रवैया रखा, और अब वो जब आके बातें कर रहे हैं कि लड़कों को चांस देना चाहिए, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और फिर उसके बाद देखें आप
लीग की बात कर रहे हैं, ये खेले हैं, तो मैंने आपको जिस आपको मैंने बताया कि ये आसान नहीं होता। अब बिग बैश में जब खेल रहे थे तो बिग बैश में पाकिस्तान के सिर्फ 2 प्लेयर खेल रहे थे, शोएब मलिक खेल रहे थे और मैं खेल रहा था, उससे पहले राना नवीद भी 2-3 साल वो भी खेले। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी और मेरी टीम जो थी दोनों साल चैंपियन हुई, मैं टॉप परफॉर्मर था वहां पे। और फिर एक और आपने कहा ना कि पाकिस्तान टीम में आपके साथ बड़ा ही अजीब रवैया रखा गया। बिल्कुल, मैं उधर ही आऊंगा। मैं पहले थोड़ा सा अपने देखने वालों के लिए आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो रख दूं कि कई बार कुछ लोग ये शायद सोचेंगे कि हम ऐसे कह रहे हैं कि 790 फर्स्ट क्लास में इन्होंने आउट किए हैं, 404 इन्होंने लिस्ट ए में आउट कर रखे हैं और 300 के करीब इनकी T20 फॉर्मेट में विकेट्स हैं। तो ये परफॉर्मेंसेस ऐसे ही नहीं आती, जिस तरह यासर भाई खुद बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रगल थी, जो मेहनत थी, जो बेस इनकी अच्छी थी और जो जिस तरह से काउंटीज में ये खेले हैं और बिग बैश में खेले हैं, तो वहां ऐसे ही बंदा नहीं खेलता। तो ये परफॉर्मेंसेस हैं, इसी की वजह से आपको अफसोस भी होता होगा, वो स्ट्रगल इतनी थी कि जिसके बाद अगर पाकिस्तान आपको खिलाया भी था तो शायद कई बार एक मैच दे दिया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर 2 साल बाद वापस आए, एक मैच और दे दिया। तो इस रवैये को आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी और आपको किस तरह से आप इसको समराइज करेंगे बेसिकली? देखिए, मैं वो चीज अभी भी वो कहते हैं भुगत रहा हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पे जब भी मेरी बात होती है और ये स्टैट सिस्टम आपने भी बताया, तो जब लोग कोई रखते हैं किसी के सामने तो हर बंदा ये कहता है ये डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर था, ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं था। तो मैं इसका अभी बात है, हर बंदे को बंदा जवाब भी नहीं दे सकता। ये हमारे सो कॉल्ड जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स टीवी पे बैठते हैं या जो कमेंट्री करते हैं हमारे पाकिस्तान से, ये उन लोगों ने लोगों के जहन में ये चीज डाल दी गई है कि मुझे पाकिस्तान से बड़े मौके मिले। मैं आपको थोड़ा सा उसको ना बताता हूं कि जो मुझे मौके मिले। एक तो पहले मैच की मैंने आपसे बात की, 5 ओवर के बाद मुझे उन्होंने दूसरा स्पेल नहीं दिया और मुझे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद पूरा साल मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। अगले साल जाके मुझे शारजा के लिए पिक किया और शारजा में भी मुझे 7 ओवर करवाए, पूरे ओवर नहीं करवाए, और फिर मुझे ड्रॉप कर दिया। फिर वही पाकिस्तान टीम इंग्लैंड आई तो मुझे उसमें से भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने 3 साल पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक खेली, मुझे इन्होंने मैच नहीं मिला, कोई मैच नहीं मिला। और उसके बाद आप देखें कि मैंने उसमें भी जो मैंने शारजा में मैच खेला, जयवर्धने को आउट किया, और मैंने डोमेस्टिक की मैंने सारे रिकॉर्ड अच्छे मैंने परफॉर्मेंसेस की। मैं 2002-03 का जो मेरा सीजन था डोमेस्टिक का, मैंने प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस हुआ, मुझे ट्रॉफी पीसीबी की तरफ से आई। मैंने 91 विकेट्स ली, 750 रन्स प्लस रन्स मैंने किए डोमेस्टिक में, बेस्ट परफॉर्मर था मैं। मुझे 3 साल फिर भी इन्होंने क्रिकेट नहीं खिलाई और इन्होंने अपने वही बात है लाइकिंग डिसलाइकिंग चाहिए लोगों को, इन्होंने फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर बना के बीच में खिलाते रहे, उनको मौका देते रहे। और अब वो टीवी पे बैठ के यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि जी लड़कों को मौके देने चाहिए। तो मैं उनको देख के वाकई हंसता हूं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे जब तीसरा मौका मिला तो वो जाके 2005 में, आप अंदाजा करें 5 साल के कैरियर में मुझे टोटल 12 ओवर मिले, 5 साल के कैरियर में, ठीक है। वो जो मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, 5 साल 5 फिर तीसरा मैच जाकर, तो किसी भी प्लेयर के लिए कैसे वो हो सकता है कि वो परफॉर्म करे इस तरह का माइंडसेट से वो जब टीम में आता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने खेलना कौन सा मैच है, आपने बॉलिंग पूरी करनी है कि नहीं करनी, आपको जो कप्तान है वो आपको लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपको वेलकम कर रहा है। तो कई चीजें ऐसी जब मेरे करियर में आई तो लोग मुंह उठा के बात कर देते हैं कि जी लड़के इसको बड़ा मौका मिला है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट की आप बात कर लें जहां पे आप मुझे प्रॉपर मौका मिला है, जिसका मैं आपको देखो जो आपके सामने भी है कि मैंने डेब्यू पे 5 आउट किए, पहली इनिंग में 5 किए, दूसरी में 2 आउट किए, और बैटिंग में भी मुझे पूरा मौका मिला। तो मैंने वहां पे भी 44 इंडिया जैसी टॉप क्लास स्पिन बॉलिंग पे के खिलाफ मैंने वहां रन किए। तो आप अंदाजा लगाएं, इतने अच्छे डेब्यू के बावजूद मुझे इन्होंने साल फिर ड्रॉप किया, फिर एक मैच मिला, फिर मैच, इस तरह करते करते तो मेरा यही कैरियर रहा है। तो इस कैरियर को अगर वो जो सोशल मीडिया पे लोग बातें करते हैं और जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ब्रेन्स हैं वो कहते हैं कि यासिर को हमने काफी चांसेस दिए, तो इस तरह के चांसेस को अगर आप चांसेस कहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। और देखिए, काउंटी क्रिकेट में कोई बंदा या इस लेवल पे के जो परफॉर्मेंस करते हैं उसका रीजन ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने मैचेस खेलने हैं, आपको फुली बैक कर रहे होते हैं, आप 1-2 इनिंग्स आपकी अच्छी बुरी हो जाती हैं तो उसके बिना पर आप उनको ड्रॉप नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं। तो आप 2-3 इनिंगों के बाद आप दोबारा परफॉर्म कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है काउंटी क्रिकेट में कि आपको चांसेस मिलते हैं। तो पाकिस्तान में ये होता है कि 1-2 मैचेस के बाद किसी भी क्रिकेटर का कैरियर जो है डिसाइड करना, ये अच्छी बात है।
बिल्कुल ऐसे ही है ये, क्योंकि एक प्रूवन परफॉर्मर जो डोमेस्टिक क्रिकेट का आता है ना, जिस तरह से आप आए थे, तो उसको फिर जैसे आप आए कि 5 ओवर दे रहे हैं या 7 ओवर दे रहे हैं या एक मैच दे रहे हैं, तो उस तरह से तो उसका पोटेंशियल सही नजर कभी भी नहीं आता है। तो ये वहां पे रॉन्ग था, क्योंकि डोमेस्टिक में अगर आप आउट कर रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि आप में वो कैपेबिलिटी और वो एबिलिटी थी कि आप पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म करते। फिर आपका जी फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया T20 फॉर्मेट की तरफ, आपने डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से खेला है बहुत ज्यादा, और बिग मैच में स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये कहा जाता है कि वो डिफरेंट तरीके के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव हैं, और फाइटिंग स्पिरिट जो उनका है शायद किसी का नहीं होता। तो पर्थ कोचेस के लिए आप खेले, जस्टिन लैंगर उनके कोच भी हुआ करते थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उस माइंडसेट को आप किस तरह से देखते हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो माइंडसेट है? देखिए, मैं वो थोड़ी सी एक बात और भी ऐड कर दूं पिछली बात के साथ, कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया था, वो ये एक हमारे सिस्टम मुआशरे में ये चीज़ हमारे लोगों में है। ये सिस्टम, देखिए सिस्टम तो अच्छा है ही है, मगर जो सिस्टम को वो मैनिपुलेट करते हैं, अपने तरीके से चलाने की जो कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम उनकी होती है। सिस्टम तो यही कहता है कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसको चांस मिलना चाहिए, मगर बीच में जो हर्डल आती है कि जो लोग अपॉइंट होते हैं बीच में, वो फिर वो जैसा कहते हैं ना कि वो मिडल मैन, तो मिडल मैन आके काम खराब कर देता है, कि जो सिस्टम को वो बिल्कुल ही बैक बेंच पे ले जाता है और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लड़कों को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। और हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम अच्छा नहीं, सिस्टम तो अच्छा है, चलाने वाले ठीक नहीं है, हमें उनको देखना चाहिए, उन सिस्टम को चलाने वाले तरीके से कानून चेंज करते हैं, आइन को नया बना लेते हैं अपने तरीके से कि उस तरह क्रिकेट बोर्ड रन किया जाए। और फिर देखिए, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ने मेरे साथ नहीं किया, पाकिस्तान की सुपर लीग जब शुरू हुई है तो उसमें भी ऐसे मेरे साथ रवैया रखा गया। उसके ऊपर मैंने आना है बाद में, उसके ऊपर मैंने आना है। बिग बैश का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा कि हाँ, मैं वो उसके ऊपर आना है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बात थी। तो बिग बैश के ऊपर आप बताएं कि जस्टिन लैंगर के अंदर आप खेले, और वो फर्स्ट कोच के लिए परफॉर्मेंस आपकी बड़ी शानदार थी। मुझे अभी भी याद है 2015-16 शायद था, ये 14-15 बार मैंने देखा आपको वहां खेलते हुए जी। बिग बैश का जी 2013 और 14 का सीजन था जो मैं पहला खेला, और मैं जब गया, और मेरे लिए ऑब्वियसली मैं उससे पहले साउथ अफ्रीका की लीग खेला था जाके, बांग्लादेश की और न्यूजीलैंड की। तो बिग बैश एक बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, मुश्किल कंडीशन में होती है, और टॉप क्लास के, और हर मैच जो होता है टेलीवाइज होता है। अगर आप देखें वहाँ पे जो कमेंटेटर हैं, कोई विव रिचर्ड है, गिल क्रिस्ट और इस तरह के रिकी पॉन्टिंग, बड़े लेवल की जो है ना आपकी स्क्रूटनी होती है बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप ऑर्डिनरी प्लेयर है तो आप पकड़े जाते हैं कि यार इसको प्लेयर में क्वालिटी नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे पहले मैच में मुझे परफॉर्मेंस करवा दी कि मैं पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया। हम लोग 119 रन हमने डिफेंड किया T20 में, आप अंदाजा करें। तो उसमें कोल्टन आयर और बेरनडॉफ, मैं, ब्रैड हॉग जो चाइनामैन बॉल करते, तो हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। तो हमने उस मैच में मैंने 3 बटलर को आउट किया था, मैंने अरुण फिंच को आउट किया था, और एक और कोई विकेट थी। तो मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया, और उस साल हम लोग चैंपियन भी हुए। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे थंब में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने 6 मैचों में उसमें मैंने 12 आउट किए थे, और मैं ज्यादा उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल खेल नहीं सका, मगर हम लोग वो चैंपियन जीते। उसके बाद फिर अगले साल हम लोग खेले, फिर चैंपियन हुए। मैंने पूरा सीजन खेला, मैंने 15 आउट किए, और हम लोग इंडिया चैंपियन लीग खेलने गए वहां पे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। और जस्टिन लैंगर इटसेल्फ बड़े ही बेहतरीन कोच हैं एज अ प्लेयर। तो हम लोग उनको जब हमारे खिलाफ खेलते थे तो बड़े टफ क्रिकेटर लगते थे। काउंटी में भी मेरे साथ काफी खेले हैं वो, बल्कि मेरे अगेंस्ट खेले हैं। तो जब वो उनके साथ मैंने टाइम गुजारा पर्थ स्कॉर्चर्स में, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया, और उन्होंने बल्कि हमारे फैमिली, हम आना जाना, वो अपने घर पे मुझे खाने पे बुलाना और इस तरह की चीजें, बड़ा ही रिलैक्स रखा, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस वहां पे हुई। और जब देखें तीसरा साल था, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैन मैनेजमेंट की जो हमारे कल्चर में, हमारे सिस्टम और पीसी में भी प्रॉब्लम जो चल रही है, बल्कि इवन अभी हफीज का भी जो इश्यू चल रहा है, तो मैं वो एक चीज आपको इससे रिलेट करके बताता हूँ कि 2 साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद हम लोग जीते, और तीसरे साल जब उन्होंने देखा कि हमारी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, परफॉर्म कर रही है, तो हमें एक बैट्समैन की जरूरत है। हमारा उनका जो साइमन कैटिच जो उनके प्लेयर थे, कप्तान थे, तो वो कोचिंग की फील्ड में चले गए, तो उनको बैट्समैन की चाहिए, उनको जरूरत था। तो उन्होंने ईएन बेल को, इंग्लैंड के ईएन बेल जो बैटिंग करते हैं अप दी ऑर्डर, उनको उन्होंने साइन कर लिया। तो उन्होंने, देखिए किसी भी प्लेयर को डीलिंग करने का कोई तरीका होता है, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। उन्होंने मुझे बिफोर, मेरा एक एजेंट था, तो जो एजेंट आपको बताता है कि यार इन्होंने आपको रखना या नहीं रखना,
बिफोर एजेंट उसने मुझे, जस्टिन लैंगर ने 2-3 पेज की मुझे ईमेल की, वो आज तक मेरे पास पड़ी है और मेरा तो दिल करता है मैं उसको फ्रेम करके अपने घर पे लगा लूं कि इतना ये मैन मैनेजमेंट होती है किसी भी कोच की, कि उसने मुझे मेरे जो सारा 2 साल का जो कैरियर उनके साथ रहा, उनके साथ टाइम, उन्होंने मेरी तस्वीरें जो मेरे अच्छे स्पेल्स थे और मेरे ट्रॉफी के साथ पिक्चर, जस्टिन लैंगर के साथ जो पिक्चर थी, और जो लोगों के कमेंट्स से जो वहां के फैंस मेंबर्स हैं जो मेरे लिए उन्होंने अच्छे अच्छे अल्फाज उन्होंने किए, वो सब उसने एक ईमेल में डाल दिया। उसने मुझे बताया कि ये रीजन है कि जिसकी वजह से हम आपको इस दफा साइन नहीं कर रहे, मगर आप हमारी हिस्ट्री, जो बिग बैच की हिस्ट्री रहेगी, उसमें आप हमारे हमेशा एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तौर पे रहोगे और आपको हम वेल विश करते हैं। ये एक तरीका होता है किसी भी प्लेयर के साथ आपकी डीलिंग, आपकी मैन मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ से ये सीखा, और ये जो अभी हफीज का इशू और बाकी प्लेयर्स के साथ जो मैन मैनेजमेंट जो हमारी चल रही है, और जो मैंने एज अ प्लेयर पाकिस्तान टीम में जो सफर किया, तो मुझे ये चीज यहाँ से ऐसे लगता है कि हम लोग टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं उस चीज के, जो हमारे मुल्क में जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कि मैन मैनेजमेंट एक बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है हमारी इस आजकल की दौर में, आजकल की क्रिकेट में, जो हम लैक कर रहे हैं। बिल्कुल, मेन रीजन भी मुझे तो शायद यही लगता है कि हमारे हम प्लेयर को मैनेज अच्छा नहीं करते, क्योंकि प्लेयर जब रिलैक्स नहीं होगा, अच्छे उसका माइंड मेंटली वो अच्छी स्पेस में नहीं होगा, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यही लीग्स में आप देखते हैं कि वही प्लेयर जो नेशनल टीम में कई बार परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो लीग वाले उसको वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आने शुरू हो जाती है। तो आप PSL की तरफ आते हैं जी। आप T20 फॉर्मेट के अराउंड द वर्ल्ड, ना जस्ट पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड एक सुपरस्टार थे जब 2015 में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई। तो ये मैं एज ए फैन जब ड्राफ्ट हो रहा था तो हम देख रहे थे, तो जब आपका नाम नहीं आया तो हमें एज ए फैन भी थोड़ी सी एक सरप्राइज था हमारे लिए कि यार इतना एक बंदा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, और T20 फॉर्मेट में डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट बॉलर है, और किसी भी टीम को इससे बेहतर और क्या चाहिए कि आपके पास यासिर अरफात या ड्वेन ब्रावो या उमर गुल जैसा बॉलर हो, तो उसके क्योंकि बॉलिंग ही आपको मैचेस जितवाती है। तो आपके लिए कितनी वो फ्रस्ट्रेशन थी और कितना डिसअपॉइंट हुए आपको, अपने मुल्क की जो लीग थी उसने आपको पिक नहीं किया पहले सीजन में? देखिए, वो बिल्कुल ही अजीब सी बात हुई मेरे लिए। तो एक क्या कहते हैं, जिस तरह डिजास्टर कह ले मेरे लिए, मेरे कैरियर में जो हुआ कि उसके बाद ही मैंने जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी इमीडिएटली। उसके बाद मैं ऑलरेडी डोमेस्टिक खेल रहा था, और उसके बाद फिर आपको याद हो कि लीग एक दुबई में उसके साथ एक लीग भी हो रही थी, वो जो मास्टर्स लीग थी। तो मैं फिर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी साइन करने की पहले, मगर मैंने PSL में अपना नाम डाला हुआ था, मैंने अपनी अवेलेबिलिटी दी कि मैंने कहा यहाँ पे मैं खेलूंगा, तो मैंने ये नहीं खेली। तो वो जब मुझे पता चला तो फिर एक तो मैंने रिटायरमेंट की और फिर मैंने उसमें साइन किया, मैंने वो खेली। अच्छा, जब ये PSL का सारा सिनेरियो हुआ, ड्राफ्टिंग का हुआ जिसमें आप बात कर रहे हो, तो मैं होपफुल था कि मैं देखे 5 टीमें पाकिस्तान की जब बन रही थी और 100 या 120 प्लेयर जितने भी पिक होने थे, तो पाकिस्तान की उस टाइम का सिनेरियो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या कितनी बड़ी ज्यादती। देखिए, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, टीमें जो उन्होंने बनाई हैं वो उसे अपने हिसाब से टीमें बनाते हैं, प्लेयर रखते हैं, ये उनकी प्रोग्रेटिव है कि वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते। मगर मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी ज्यादती हुई थी उस टाइम, कि एक प्लेयर जो कि दुनिया में सारी लीग्स खेल रहा था, जिसमें आपने बात की, मैंने उस साल बिग बैच चैंपियन कराई थी, मैंने 15 विकेटें वहां पे ली थी, मैंने चैंपियन लीग खेल के आया था इंडिया से, मैं हैम्पशायर काउंटी खेल रहा था, हैम्पशायर की टीम भी फाइनल में खेली थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो फाइनल से हमने खेला था एजबेस्टन में, मैं वो भी खेला था। तो मैं 3-4 फाइनल्स खेला और मैं परफॉर्म कर रहा था। और दुनिया में अगर आप उस टाइम के स्टैट्स 2015 ड्यूरिंग दैट ऑक्शन आप उस टाइम की आप अंदाजा लगाएं कि मलिंगा की टॉप विकेट्स थी, उसके बाद ब्रावो थी, उसके बाद मैं था दुनिया में। और पाकिस्तान की टीम में ये अभी बाकी लोग जितने भी अभी 3-4 लड़के आए हैं ऊपर, वो मेरे बाद आए हैं उसके 15 के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने T20 क्रिकेट खेली नहीं थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। तो उस टाइम मैं पाकिस्तान का वाहिद था और दुनिया का तीसरे नंबर पे था। और जब ये टीम बनी 115-20 लड़के पिक हुए, इवन मेरी बात फिर मैनेजमेंट जो PSL की जो ऑप्शन उनसे भी बात हुई, तो उनको भी बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने कहा कि जब हम आपका नाम आया तो उसमें आपको किसी ने पिक नहीं किया, तो हमें भी था कि यार ये क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक लोअर कैटेगरी में डाला, तो वहां पे भी किसी ने पिक नहीं किया। तो ये देखिए, वो पहले भी बात कर रहे थे कि जो PCB का रवैया तो चलो अपनी जगह था, ये PSL में भी ऐसी मेरे साथ हुआ रवैया रखा गया इन लोगों ने। और ये एक माइंडसेट है, ये हमारा, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लोगों में है ये चीज है कि आप
वो जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके अंदर कि आप इन चीजों में फिट इन हो, अदरवाइज आप जब तक वो चीज नहीं है कि इसमें देखिए टीमें इन लोगों ने पहले ये सारा जो था ये ड्रामा था, ये जो ऑक्शन होती है टीमें पहले बन जाती हैं, लोगों से पहले बात कर ली जाती है। और मैं तो इस में था कि जिस तरह दुनिया में होता है कि आप ऑक्शन में अपना नाम डालते हैं, आपके बारे में लोग टीम इंटरेस्ट शो करती हैं, आपको पिक करती हैं, मैं उसी तरह था। मैंने किसी से बात नहीं की और ना किसी ने मेरे से बात की। मैंने कहा इस क्रिस्टल क्लियर थिंग कि यार एक बंदा दुनिया में खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसको तो ऑब्वियसली 20 लड़कों में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। मगर वो मेरे साथ हुआ और उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फिर मैं उसके बाद फिर वो मास्टर लीग खेली, उसके बाद फिर ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। उसके बाद फिर मैंने खेली नहीं वो चीज। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बड़ा अच्छी तरह इसको सम अप किया है कि कई बार जो हमारे लोग आते हैं ना पीसीबी में या भी फ्रेंचाइज में, वो एक्स क्रिकेटर्स ही हैं, अगर सीधी हम बात करें तो उनका रवैया भी कई बार वैसा नहीं होता जिस तरह की बातें नहीं करते यहाँ पे कि देखें, या फिर जस्टिन लैंगर का दिमाग काम नहीं करता, या वो उसको समझ नहीं है कि वो बंदा एक रावलपिंडी से उठा के अपनी पर्स स्कॉर्चर्स में टीम लेके जाए और उसको खिलाए, परफॉर्म करे, उसको इतनी मतलब उसके लिए उतना लुक आफ्टर करे। और इवन एक और एग्जांपल मैंने पहले भी मैं बात करता हूँ कि चैंपियन लीग जब हम इंडिया खेलने गए थे तो मुझे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से वीजे का इश्यू हो रहा था, तो वहां पे लैंगर ने मेरे लिए स्टैंड लिया था कि अगर यासिर को अगर वीजा ना मिला और ये ना आया तो हम अपनी टीम वापस ले के चले जाएंगे। तो देखिए वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग मेरे लिए कितना फाइट करते हैं। और उसके अलावा मैं देखें जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए भी मैं खेलूं, सारी क्रिकेट में मोस्टली क्रिकेट जो खेलूं फॉरवर्ड कोचेज जिसमें जो बॉब वोल्मर थे, वॉटमर थे, जेफ लॉसन थे, इन लोगों के अंडर में खेलूं। जब भी हमारे कोच पाकिस्तानी कोई कोच आया पाकिस्तान टीम में तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अपने बंदों को इन किया, फिट इन किया, उन लोगों को खिलाया। और इसमें दूसरा ये है कि या फिर मैं देखें यहाँ पे भी टॉप ग्रैम फोर्ड मुझे साउथ अफ्रीका लेके गए, कैंट में मैं जब काउंटी में खेला यहाँ पे भी ग्रैम फोर्ड थे। तो दुनिया के टॉप कोचेज हैं, या तो इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता या ये लोग सटाए हुए हैं जो मुझे बुला लेते हैं, मुझे खिलाते हैं और मुझे लाखों डॉलर देते हैं या पाउंड देते हैं, मुझे खिलाते हैं। या फिर ये हमारे सो कॉल्ड लेजेंड जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग नेपोटिज्म ये जो चीजें जिस तरीके से टीमें बनाते हैं कि जो उनको सुबह शाम फोन करते हैं, उनके काम करते हैं, तो उस तरह की ये प्लेयर टीमों में सिलेक्ट करते हैं। तो या तो फिर ये इस तरह का, तो या तो फिर इस तरह का सॉफ्टवेयर अपने अंदर आप बंदा डलवा ले कि यार इनके साथ बंदा जियो दूरी करता रहे, सर नीचे करके इनके साथ क्रिकेट खेलता। बिल्कुल ऐसे ही यासर भाई। अच्छा, कैरियर तो आपका बड़ा शानदार रहा क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना शायद उस तरह से आपको नहीं मिला, लेकिन जो आपने नाम बनाया है, जो आपने अपने वालिद साहब ने जिस तरह आपके ऊपर मेहनत की और उसके बाद पाकिस्तान के लिए नाम ना सही इतना बना, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड आपका एक पहचान है। यासर अरफात एक बड़ा नाम है स्पेशली T20 ग्लोब में, तो उसको आपको डिसहार्टन नहीं होना, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि अब आपकी क्रिकेट जो है आपने अच्छी लेवल के ऊपर खेली है और अच्छे से आपने उसका फिनिश किया है और बेहतरीन आपने अपना नाम बनाया है। अब आपके फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से है कि कोचिंग में आना चाह रहे हैं या फिर क्रिकेट से दूर ही रहेंगे या फिर कोई कमेंट्री वगैरह करने का इरादा रखते हैं? देखिए डिसहार्टन तो मैं कभी भी नहीं हुआ। मैं तो देखें मेरे साथ तो ऐसी चीजें हुई हैं कि बंदा वही बात है, कुछ चीजें आप मीडिया पे या जिसमें आपका शो चल रहा है यूट्यूब चैनल पे आप वो चीजें डिस्कस नहीं करते। नहीं तो ये जो सो कॉल्ड हमारे लेजेंड्स बने हुए हैं इनके बारे में ऐसी चीजें बंदा टीवी पे लाए तो आप लोगों को हैरानगी होगी कि हम इनको लोगों को लेजेंड्स कहते हैं और इनके स्क्रीन के पीछे ये लोग क्या है और सामने क्या है। तो ये बड़ी अच्छा नहीं लगता कि अब कोई करे। तो डिसहार्टन तो मैं कभी भी नहीं हुआ, मैं आगे ही बढ़ता रहा हूँ। मैं अपनी डोमेस्टिक पाकिस्तान परफॉर्म करता रहा, खेलता रहा, उसका नतीजा मुझे ये अल्लाह ताला ने उसका फल दिया कि मुझे यहाँ पे लीग्स में इतना नाम मिला और मैंने जो परफॉर्मेंसेस की और एक पाकिस्तान का नाम और मेरा नाम जो हुआ है तो अल्लाह का बड़ा करम है। मेरे कभी डिसहार्ट नहीं हुआ, बल्कि मैं अभी भी मेरे जिस डोमेस्टिक क्रिकेटर से मेरी बात होती है तो मैं उनको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। और मेरा मैसेज मेरे वालिद साहब की तरफ से मिला कि आपने अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो अगर आप 5 राउंड लगाते हो तो आप 6 लगाओ, आप 7 लगाओ। आप ये नहीं है कि आपने जाके फोन करना है या प्लेयर्स कोचेस के पास जाके मिन्नतें करनी है कि यार हमें खिला दो। वो मुझे ये बताते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, अपनी ट्रेनिंग। और मेरा अब ये काम है एज अ एक्स क्रिकेटर जो मैं छोड़ चुका हूं, तो मैं जिस भी प्लेयर से मेरी बात होती है तो मैं उनको ये बताता हूं कि आपके लिए
बेहतरीन एडवाइस मेरी यही है कि आप अगर वही बात है, ट्रेनिंग कम करते हैं ट्रेनिंग बढ़ा दें, आप परफॉर्मेंस कम करें, अगर आप 50-60 करें आप 100 करें, बड़ा 100 करें, आप 2-3 आउट करें, आप 5 आउट करें, डोमेस्टिक टॉप करें। आपने अगर अपना नाम बनाना है तो टॉप फिनिश करेंगे तो सिलेक्टर्स की आप पे नजर पड़ेगी। तो पाकिस्तान में मैंने कहा कि मैं डिसहार्टन कभी भी नहीं हुआ और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से अभी भी मैं हूँ। और मैं अब फ्यूचर प्लान की अगर आप बात करें तो मैं जो ही मैंने क्रिकेट छोड़ी तो मैंने कोचिंग की फील्ड में आ गया। मैं 2016-17 में मैंने अपना लेवल 3 कंप्लीट किया ईसीबी के साथ। फिर मैंने हांगकांग क्रिकेट की, मैंने एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट 2 साल कोचिंग मैंने उनकी की। उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर में गया ऑस्ट्रेलिया, बल्कि बिग बैश अपनी वही पर्स जिससे मैं खेला, वहां पे जाके मैंने कोचिंग की। सरे के लिए मैं खेला, सरे की मैं पिछले समर में मैंने उनकी कोचिंग की T20 में। तो उसके साथ साथ मैं अपना लेवल 4 कोचिंग कोर्स कर रहा हूँ जो कि 2 साल का, आपको पता है लफबरा यूनिवर्सिटी से होता है वो। अभी मैं उसके दूसरे साल में हूँ, वो इंशाल्लाह विंटर में, वो भी अगले विंटर में वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फुली मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है घर के पास, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ हेड ऑफ क्रिकेट। तो मैं अपने आप को मतलब बिजी रखा हूँ और इसी फील्ड में हूँ। और जब भी मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशल मीडिया पे आने की, जिस तरह आपने मेरा इंटरव्यू लिया, या मैं टीवी चैनल्स पे मैं आता हूँ, तो मैं हमेशा यही मैं एक मैसेज या एडवाइस मेरी यही होती है कि पॉजिटिव बात करूं और जो कमियां कोताहियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, कहीं गलतियां हैं, जो कोई बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं अपने एक्सपीरियंस या ईसीबी के सेटअप में मैं इतने अरसे से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें पाकिस्तान सिस्टम में भी आए और उस सिस्टम में आए, लड़कों को फायदा हो और पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश करे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उम्मीद है कि जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास क्रिकेट का नॉलेज है, और पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है स्पेशली उनको फायदा उठाना चाहिए कि कैसे कैसे लोग उन्होंने लगाए होते हैं बॉलिंग कोच के रोल के ऊपर। तो एक क्वालिफाइड जो बंदा है जिसने इतनी ज्यादा खुद क्रिकेट खेली है और वो खुद परफॉर्म किया है, तो उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो उम्मीद जो ये है कि पीसीबी की तरफ आप आए, ईसीबी को छोड़े और पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है वो आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज का जो है वो फायदा हो। तो बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपका काफी ज्यादा हमने टाइम लिया है और आपने काफी ज्यादा चीजें बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हैं। अपनी लाइफ स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की है, जो कि आपका बहुत शुक्रिया। और स्ट्रगल जो रही है आपकी, और जो मैसेज मुझे सबसे अच्छा आपका लगा है ना, कि अगर आपको पिक नहीं किया जाता तो आप पहले से डबल मेहनत करें, आप डिसहार्ट ना हो और आप लगे रहें, डटे रहें और दरवाजे के ऊपर नाक करते रहें। अल्लाह के घर वो कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव मैसेज जो मुझे लगा है आपकी आज की इस इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और फाइनली अगर आप हमारे देखने वालों के लिए कुछ कहना चाहें तो प्लीज। नथिंग, बस वो एक तो मैसेज तो मैंने दे ही दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने बल्कि बताया कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है सबके लिए, क्रिकेटर्स के लिए, मगर आपके फॉलोअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए यही है कि आप जहांगीर भाई का चैनल देखते हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें और उसको देखें। और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज अभी बल्कि इनके और भी आएंगे, बल्कि माजिद भाई का मैंने इंटरव्यू देखा लास्ट जो उन्होंने किया था, बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव और बड़े अच्छे, पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म में एक बड़ा अच्छा नाम है और बड़ी अच्छी उनसे भी स्टोरीज सुनने को मिली, उनका कैरियर सुनने को मिला। तो इनको आपके इस यूट्यूब चैनल पे आई एम श्योर कि और भी क्रिकेटर्स आएंगे और अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन यासर भाई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको फिर जहमत दें, क्योंकि इतना मजा आया है आपके साथ बात करने का और इतना नॉलेज जो आप का है क्रिकेट में उससे सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिला है। तो थैंक यू वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू।